हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें से जो हमारा सवाल है वह सवाल हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। तो आपको बता दें, क्या इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव है उसका 100% सही सही जो आंसर है उस सभी पर चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द ही कर देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। क्योंकि उतना अगर वीडियो लंबा करके आपको बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसे सिर्फ आंसर के साथ इसे देखते जाएंगे। 24 या 25 मिनट में आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो यह आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सवाल भी आपका बिहार बोर्ड द्वारा बनाया गया है। इसलिए आपका जो बोर्ड का भी एग्जाम उसी के द्वारा लिया जाएगा। तो इसका सवाल और उसका सवाल कम से कम आपका 10 से 15% मिलेगा, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव से आ जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो इसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही कम मिनटों पर। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, बता दें कि अगर किसी को देखने में कोई दिक्कत हो तो आप क्वालिटी 360 पर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आपका सरकार द्वारा इस अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। वहीं पूंजीवादी की बात करें तो इसमें जो कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति का इसमें स्वामित्व होता है। और वहीं मिश्रित की बात करें तो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों जब जब दोनों का मिश्रण होगा तो वह मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या निम्न अर्थशास्त्रियों में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो इनमें से आपका 3 क्या होगा, कल्याणवादी विचारधारा का होगा और एक आपका कल्याणवादी विचारधारा का नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जेबी से जो है आपका ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, ठीक है। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो याद रखेंगे आर्थिक समस्या मूलतः आपका चयन की समस्या है। चौथा सवाल है हम लोगों का, उपयोगिता का संबंध होता है। आपका चौथा सवाल क्या है, उपयोगिता का जो संबंध होता है वह किससे होता है। तो आप लोग याद रखेंगे उपयोगिता का जो संबंध होता है वह इनमें से सभी होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देंगे, मानव आवश्यकता पूर्ति नहीं है तो इनमें से सभी जो है यानी मानव आवश्यकता की पूर्ति भी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस उपयोगिता का संबंध किससे होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इनमें से सभी यानी लाभदायकता से, नैतिकता से और मानव आवश्यकता की पूर्ति से, अर्थात चौथा का डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई बच्चा सेंड किया है तो वो जिस प्रकार का टिक आउट किया गया है उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम जो यहाँ बताएंगे वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट सवाल है पांचवा, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। याद रखेंगे विलासिता वस्तुओं की अगर मांग में वृद्धि हो जाएगी तो इसकी कमी होने पर यानी कि मूल्य में अगर कमी भी होगा तो इसमें मांग में वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे विलासिता वस्तु में क्या होता है, मूल्य में अगर कमी भी हो गया तो इसका मांग में वृद्धि नहीं होगा। नीचे छठा पूछा जा रहा है, क्या सापेक्ष लोचदार मांग व्यक्त करता है। तो याद रखेंगे सापेक्ष लोचदार मांग जो आपका व्यक्त करता है वह करता है आपका डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, यानी कि आपका है सापेक्ष लोचदार मांग का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। यानी कि सापेक्ष लोचदार मांग वक्र का करेक्ट आंसर आपका ए है, ठीक है। 7वां नंबर सवाल को आप देखिए कि 7वां नंबर सवाल में आपका क्या पूछा जा रहा है, क्या उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो याद रखेंगे उत्पादन आपका उत्पत्ति के साधन का फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन आपका उत्पत्ति के साधन का फलन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या जब सीमा औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो MC बड़ा AC होता है, ठीक है। याद रखेंगे जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो याद रखेंगे MC बड़ा AC होता है, अर्थात आपका C इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। MC बड़ा क्या होता है, AC होता है, ठीक है। याद रखेंगे जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। डायरेक्ट आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। आंसर जो होगा ऑब्जेक्टिव का वही बताएंगे। 9वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सही संबंध है। तो निम्न में से कौन सही संबंध है, तो आपका फर्स्ट ठीक सही संबंध है, सीमांत आगम बराबर औसत आगम, ठीक है। और E-1/E, यही आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से यही आपका क्या है, सही संबंध है, ठीक है। निम्नलिखित में आपका यही संबंध है, ए नंबर, ठीक।
नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेगनर फिश ने किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रेगनर फिश ने। 11वां नंबर सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? याद रखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र आपका मूल बिंदु की और नतोदर होती है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है? मूल बिंदु की और नतोदर होती है। 12 नंबर सवाल आता है, क्या कीमत या बचत रेखा की ढाल होती है? तो याद रखेंगे, कीमत या बचत रेखा की जो ढाल होती है पी एक्स बटे पी माइनस पी एक्स बटे पी वाई। ठीक है, माइनस पी एक्स बटे पी वाई कीमत या बचत रेखा की ढाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऋणात्मक होती है। किसी समान वस्तु की मांग वक्र कैसी होती है या ढाल होती है तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए, क्या गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है? गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो याद रखेंगे, गिफिन वस्तु के मांग की कीमत लोच आपका धनात्मक होता है। गिफिन वस्तुओं के मांग की कीमत लोच कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। 15 नंबर सवाल आता है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? जब औसत उत्पाद आपका अधिकतम होगा तो औसत उत्पाद के समान होगा, और जब आपका औसत उत्पाद अधिकतम होगा तब सीमांत उत्पाद आपका औसत उत्पाद के समान होता है। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए क्या है, क्या उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? याद रखेंगे, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो परिवर्तनशील लागत आपका शून्य हो जाएगा। जब उत्पादन बंद कर दिया जाएगा तो आपका परिवर्तनशील लागत जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आता है, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है। याद रखेंगे, फर्म की संतुलन का आवश्यक शर्त आपका MC बराबर MR होता है। क्या होता है? MC बराबर MR आपका फर्म के संतुलन का आवश्यक शर्त होता है। 18 नंबर सवाल है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति आपका बेरोजगार होगी। इकोनॉमिक्स का हमारा जो लेक्चर है उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी चैनल पर आपको क्लास 12 से संबंधित, आर्ट्स से संबंधित सभी विषय योग आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो VBI तौर पर है आपको मिल जाएगा। जाके हमारे चैनल पर उसका वीडियो देख सकते हैं, और इसका PDF भी, उन सभी का PDF आपको आसानी से हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, क्या जिस बाजार में फर्म स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है? पूछा जा रहा है, क्या जिस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उस बाजार का क्या नाम पूछा जा रहा है? तो याद रखेंगे, जिस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन हो तो उसका नाम होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है। 20 नंबर, सीमांत आगम प्रदर्शित करता है। तो सीमांत आगत जो आपका प्रदर्शित करता है वो करता है डेल्टा TR बटे डेल्टा Q को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे, सीमांत आगम जो आपका सीमांत मार्जिनल होता है, आगम को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू, इसलिए MR बराबर क्या हो जाता है? डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, अर्थात 20 का एक करेक्ट आंसर है। आप लोग आपका क्वेश्चन जो है उसमें टिक आउट करते जाएंगे, नहीं तो हमारा जो ये PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, उसे डाउनलोड कर देंगे, इसमें भी टिक लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 21 नंबर सवाल आता है, पूर्ति वक्र का दाईं और खिसकाव क्या कहलाती है? याद रखेंगे, पूर्ति वक्र का दाईं और खिसकाव जो कहलाएगा वह कहलाएगा आपका पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, पूर्ति वक्र का दाईं और जो खिसकाव क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका पूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है, पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में से किस सूत्र से की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूर्ति लोच की निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? डेल्टा QS बटे QS गुना P बटे डेल्टा P। ठीक है, 23 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए, क्या किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है? किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है? तो याद रखेंगे, इनमें से जो आपका केवल पूर्ण प्रतियोगिता का जो आपका है वह करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें याद रखेंगे, क्या C नंबर जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो टिक गलत लगा है तो आपको हम टिक सही लगा इसमें बताएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी में टिक आउट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन जो है, क्या किस बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है? तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता में भी होता है और केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता में, A और B दोनों में आपका क्या होता है? क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, 24 नंबर सवाल की बात करें, क्या एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का सामना करना पड़ता है स्थिर कीमत का, स्थिर औसत कीमत का, स्थिर सीमांत आगम का, इनमें से सभी? तो याद रखेंगे, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का सामना करना पड़ता है स्थिर कीमत, स्थिर औसत कीमत और स्थिर सीमांत कीमत, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा सवाल आया है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 25 नंबर सवाल, जिसमें 25 नंबर सवाल है आपका, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है। तो याद रखेंगे अति अल्पकाल में पूर्ति जो होती है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति क्या होती है? तो पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो पूछा जाए लगान बराबर क्या होगा, तो याद रखेंगे लगान बराबर होगा वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर है, लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। 26 नंबर सवाल को देखिए, क्या खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखें अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आपका आता है, क्या स्वामित्व साधनों की लागत कहलाती है? स्वामित्व साधनों की लागत कहलाती है। तो याद रखेंगे स्वामित्व साधन की जो लागत कहलाती है वो अस्पष्ट लागत कहलाती है। स्वामित्व साधन या खुद का साधन की जो लागत होती है, स्वामित्व का मतलब खुद का, यानी कि खुद का साधन की लागत जो कहलाएगी वो होगा आपका अस्पष्ट लागत। 29 नंबर, कौन सा लागत वक्र समकोणीय अति परवलयाकार होता है? कौन सा लागत वक्र आपका क्या होता है? समकोणीय अति परवलयाकार होता है। तो याद रखेंगे औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है आपका समकोणीय अति परवलयाकार होता है। 30 नंबर सवाल क्या है आपका, क्या एम सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि MRX/XY क्या होता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर पूछा जाएगा तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रोजगार सिद्धांत का संबंध है, याद रखेंगे रोजगार सिद्धांत का जो आपका संबंध है वह है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र आपका रोजगार सिद्धांत का संबंध है। आंसर आपका सी है, ठीक है, 31 का सी। 32 नंबर सवाल आता है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? हस्तांतरण आय, शेयर एवं ब्रांड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात राष्ट्रीय आय में इनमें तीनों में से किसी को भी सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि 32 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर आपका सवाल है, क्या शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर, तो याद रखेंगे शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर जो आपका होता है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपयोग माइनस अस्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष का शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर यही होता है, बी नंबर इसका याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 34 नंबर सवाल आता है आपका, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है वो आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद रखेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। सबसे कम तरल मुद्रापूर्ति का मापक कौन है? याद रखेंगे M4 जो है आपका सबसे कम तरल मुद्रापूर्ति का मापक है, ठीक है। 38 नंबर, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? याद रखेंगे बैंक का एजेंसी कार्य जो है आपका ट्रस्टी का कार्य करना। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ट्रस्टी का कार्य करना। 37 नंबर आता है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 हो तो गुणक के बराबर क्या होगा? तो याद रखेंगे गुणक अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 होगा तो गुणक अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। 38 नंबर सवाल आपका आता है कि आय एवं उत्पादन के संतुलन पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? याद रखेंगे आय एवं उत्पादन के संतुलन पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर रोजगार, उत्पादन और आय इनमें से सभी पर आपका क्या होगा? वृद्धि होगा। आय एवं उत्पादन के संतुलन पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर इनमें से आपका सभी पर क्या होगा? इस सभी में वृद्धि होगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसको पढ़ते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के मात्रा में सीधा व प्रत्यक्ष संबंध होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणक में उल्टा संबंध होता है। तो ए बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि निम्नलिखित में से ए बी दोनों आपका इसमें सही कथन है, ठीक है। 40 नंबर सवाल आता है कि 40 नंबर सवाल है आपका, अतिरिक्त मांग उत्पन्न के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? 40 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी या इनमें से सभी। याद रखेंगे अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का जो कारण है आपका इनमें से सभी है, अर्थात सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, यानी कि इनमें से सभी आपका क्या है? अतिरिक्त मांग उत्पन्न करने का निम्नलिखित कारण है। 41 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? साख की राशनिंग को, बैंक दर को, खुले बाजार क्रिया द्वारा, इनमें से सभी। याद रखें गुणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत आपका साख की राशनिंग, बैंक दर, खुले बाजार क्रिया, इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि गुणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत आपका इनमें से तीनों जो है आपका
दिनों को शामिल किया जाता है। 42 नंबर सवाल आता है, क्या मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? किसने कहा? यानी कि मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है, किसने कहा? याद रखेंगे पीगू ने आपका कहा था, क्या मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। 43 नंबर सवाल आता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को, उपहार कर को, ये भी दोनों उत्पाद कर को। याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका जो आयकर और उपहार कर को ही शामिल किया जाता है, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर है। 43 का आपका सी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर सवाल पर आइए कि 44 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों को सूचित करता है? निम्नलिखित से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों को सूचित करता है? 44 का एक करेक्ट आंसर राजकोषीय घाटा है, जो आपका सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों को सूचित करता है। आता 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय है? याद रखेंगे इनमें से कौन आपका गैर योजना व्यय है? तो याद रखेंगे केंद्रीय योजना होगा, या रक्षा व्यय होगा, या परिवहन कल्याण होगा, या आपका बीसी दोनों होगा। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन गैर योजना व्यय है? तो बीसी इसका करेक्ट आंसर दोनों है। 45 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का सवाल आता है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? समष्टि अर्थशास्त्र आपका अध्ययन करता है पूर्ण रोजगार को, असमग्र कीमत स्तर को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, इनमें से सभी को। याद रखेंगे 46 का जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, यानी कि इनमें से सभी का आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। 47 नंबर सवाल आता है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? याद रखेंगे राष्ट्रीय आय में आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, यानी लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज लाभ सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल आता है कि मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा किसने दी? याद रखें मुद्रा की जो कार्यात्मक परिभाषा दी वो हार्टले विदर्स ने दी। यह 10 क्लास का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 12th का भी। याद रखेंगे मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा किसने दी? तो हार्टले विदर्स ने दिया था। 49 नंबर, किस मुद्रा का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है? याद रखेंगे किस मुद्रा का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है? 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रमाणिक मुद्रा जो होता है उसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। 49 के बाद आपका आता है 50 नंबर सवाल, क्या निम्न में से कौन मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से आपका कौन मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है? साख की आधार, निर्णय की वाहक, पूंजी गतिशीलता, या पूंजी की गतिशीलता में सहायक, या मूल्य हस्तांतरण। तो याद रखेंगे मूल्य का हस्तांतरण जो है वो मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात? ये आपका 51 नंबर सवाल है, क्या साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घटता है? ठीक है, याद रखेंगे साख मुद्रा का विस्तार कब होता है? जब नगद कोष अनुपात घटता है। याद रखेंगे 51 का करेक्ट आंसर आपका ए है। 52 आता है, केंद्रीय बैंक के निम्न में से कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन का अधिकार, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, सरकार का बैंकर, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बैंक का निम्न में से सभी कार्य, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर सवाल, क्या नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग सुधार से आपका नरसिम्हम समिति का संबंध है। 54 नंबर सवाल, कौन सा कथन सही है? याद रखेंगे MPC + MPS = 0 है, यही आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से आपका यही कथन सही है। 54 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर सवाल, का न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन उपाय है? न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है? तो ए बी दोनों हो जाएगा। राजकोषीय उपाय भी और मौद्रिक उपाय दोनों ही आपका क्या है? न्यून मांग को ठीक करने के लिए उपाय है। ठीक है, राजकोषीय और मौद्रिक उपाय दोनों है। 56 नंबर सवाल आता है कि चालू खाते के निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? याद रखेंगे चालू खाता के निम्नलिखित में से आपका इनमें से सभी मदें हैं। दीर्घ मदों का आयात, दीर्घ मदों का निर्यात, पर्यटकों का खर्च, चालू खाते के निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 56 का डी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। याद रखेंगे विदेशी विनिमय दर का उदाहरण होता है मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है आपका मांग और पूर्ति शक्ति के द्वारा होता है। 58 नंबर सवाल आपका आता है, क्या भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, इनमें से सभी। याद रखेंगे भुगतान संतुलन की निम्नलिखित विशेषता पूछी जाए इनमें से सभी आपका 58 का आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आता है, व्यापार शेष बराबर क्या होता है? याद रखेंगे व्यापार शेष बराबर दीर्घ मदों का निर्यात माइनस दीर्घ मदों का आयात। 59 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर आपका सवाल आता है, NDPFC बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे NDPFC बराबर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है? NDPMP यानी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। आपका 60 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
61 नंबर सवाल आता है, निम्न में से कौन टिकाऊ वस्तु नहीं है? सिंपल सा सवाल, इनमें से कार आपका टिकाऊ है, स्कूटर भी टिकाऊ, टेलीविजन भी टिकाऊ, लेकिन आपका साबुन क्या है? टिकाऊ वस्तु नहीं होगा। 61 का सी हो जाएगा आंसर। 62 नंबर, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है, आपका ये सेम टू सेम बुक से सवाल लिया गया है। 63 नंबर आपका सवाल आता है, क्या निम्नांकित में से कौन साधन की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखें, निम्नांकित में से कौन साधन की प्रमुख विशेषता है? तो 63 का सी आंसर होगा, यानी कि यह मानव की आवश्यकता की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, अर्थात 63 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 64 नंबर आता है, पूर्ति में कमी का क्या आशय है? याद रखें कि पूर्ति में कमी का आशय है वस्तु की कम कीमत पर उसकी कम पूर्ति, वह पूर्ति की कमी का आशय है आपका, इसका 64 का ए आंसर है, क्या वस्तु की कम कीमत पर उसकी कम पूर्ति। 65 नंबर सवाल आता है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता का निम्न में से कौन सी विशेषता? उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता विचार सापेक्षिक होता है। इनमें से सभी जो आपका करेक्ट आंसर है, उपयोगिता के निम्न में से सभी आपका क्या होता है? विशेषता होती है। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर, क्या समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है? सेम टू सेम आपका किताब से सवाल है, क्या समसीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है? प्रतिस्थापन का नियम, अर्थात 66 का करेक्ट आंसर सी है आपका। 67 नंबर सवाल, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा, दी हुई कीमत, साधन व्यय करने की तत्परता, इनमें से सभी। याद रखेंगे, मांग में जो कौन सा तत्व निहित होने की आवश्यकता है, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 67 नंबर का आपका डी करेक्ट आंसर है। 68 नंबर सवाल आता है, क्या उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र किस ओर खिसकता है? अगर उपभोक्ता की संख्या में अगर आपका वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र आपका जो खिसकेगा वह खिसकेगा आपका दाहिने ओर, अर्थात आपका 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आता है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, अर्थात सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो, अर्थात 69 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य जब रहेगा, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल पर। समकोणीय अति परवलयाकार मांग वक्र पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। 70 का सी नंबर करेक्ट आंसर है। उनके बाद आता है आपका 71 नंबर सवाल, एक साधन को स्थिर प्रतिफल दर्शाता है। एक साधन का स्थिर प्रतिफल दर्शाता है आपका औसत लागत बराबर सीमांत लागत। एक साधन का स्थिर प्रतिफल क्या दर्शाता है? औसत लागत बराबर सीमांत लागत, अर्थात 71 का आपका बी करेक्ट आंसर है। 72 नंबर सवाल आता है, रेखीय रूप में कुल परिवर्तनशील लागत वक्र। तो याद रखेंगे, रेखीय रूप में कुल परिवर्तनशील लागत वक्र ऐसा होता है, उल्टा एस आकृति का होता है, यानी कि 72 का बी करेक्ट आंसर है। 73 नंबर सवाल आता है, कि कुल आगम टी आर, उत्पादन की मात्रा क्यू तथा इकाई मात्रा एन हो तो सीमांत आगम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, अर्थात ए बी दोनों आपका करेक्ट आंसर। कुल आगम उत्पादन मात्रा तथा इकाई मात्रा एन हो तो सीमांत आगम होगी। तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 और बी आपका डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, अर्थात ए बी दोनों। 73 का सी करेक्ट आंसर है। 74 नंबर सवाल आता है, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र सदैव क्या होता है? वाई अक्ष के लंबवत होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र सदैव होता है, तो वाई अक्ष के समान, वाई अक्ष के लंबवत होता है। 74 का बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 75 नंबर सवाल आता है, क्या निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? 75 पूछा जा, निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से आपका कोई नहीं जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, अर्थात निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, आपका 75 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो अपना वीडियो का क्वालिटी 360 480 पर कर लें, आपको पूरा फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, 76 नंबर आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं, ए बी इसमें दोनों सही है। 76 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। आपको हम डायरेक्ट अगर पूरा इसका वर्णन करेंगे, एक को समझाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटा की वीडियो बना, इसलिए आपको हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप डायरेक्ट टिक लगा के उतना दिन से पढ़े हैं तो सबका सवाल का आंसर आपको आता ही होगा। कहीं पर डिस्टर्ब हो तो आप इससे मिला लीजिएगा। 77 है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। याद रखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो होता है वह सीमांत अवसर लागत की ओर होता है। किधर होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढलान दर्शाता है सीमांत अवसर लागत को, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान दर्शाता है वह किसको दर्शाता है? तो सीमांत अवसर लागत को। 77 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है और मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है, अर्थात ए बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। 78 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए आपका एकाधिकार की उत्पत्ति का कारण कौन है। एकाधिकार की उत्पत्ति का कारण कौन है, तो कच्चे माल की केंद्रीकरण, लाघोट प्रतियोगिता, कानूनी एकाधिकार, इनमें से सभी याद रखेंगे। 69 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर और निर्धारणीय मांग वक्र किस बाजार की विशेषता है, याद रखेंगे। और निर्धारणीय मांग वक्र की किस बाजार की विशेषता है, अल्पाधिकार की विशेषता है क्या, और निर्धारणीय मांग वक्र की। 80 का आपका डी करेक्ट आंसर है। 81 नंबर सवाल आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार साधन द्वारा लगान तभी प्राप्त होगी जब इसकी पूर्णतया लोजदार से कम होगी। 81 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर सवाल आता है कि तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का रिसाव का मुख्य स्रोत क्या है। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आपका रिसाव का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो बचत प्लस कर हो जाएगा। 82 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक कौन है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात, कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, मशीनों का आकस्मिक खराबी, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर है। 83 का डी नंबर हो जाएगा। 84 उत्पादन मूल्य का गणना कौन सी विधि है। अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि आपका क्या है, उत्पादन मूल्य की गणना विधि होगी। कौन सी विधि है, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि, अर्थात आपका 84 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आता है किस परिभाषा के अनुसार सिक्के में करेंसी नोट ही मुद्रा नहीं, बालिक चेक, हुंडी, विनिमय आदि भी मुद्रा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो विस्तृत परिभाषाएं जो हैं इसी के अनुसार क्या है, क्या अनुसार सिक्के में करेंसी नोट ही मुद्रा नहीं, बालिक चेक, हुंडी, विनिमय आदि भी मुद्रा में सम्मिलित किया जा सकता है। 85 आपका विस्तृत परिभाषा अर्थात 85 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर मुद्रा का कौन सा तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा का कौन सा कार्य को तकनीकी कार्य कहा जाता है, याद रखें। स्थैतिक कार्य को मुद्रा का तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। तो 86 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः 87 नंबर सवाल का निम्न में से कौन कथन सही है, याद रखेंगे। 87 ये आपका करेक्ट आंसर है। अधिविकर्ष बैंक में चालू खाता रखने वाला ग्राहकों को ही दी जाती है, ठीक है। तो 87 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके बाद आपका है 87 और 87 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 88 नंबर मुद्रा अस्फीति में केंद्रीय बैंक खुले बाजार की प्रतिभूतियां खरीदता है, याद रखें। मुद्रा अस्फीति में क्या होता है, केंद्रीय बैंक मूल खुले बाजार की प्रतिभूति को खरीदता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, खुले बाजार की प्रतिभूति को खरीदता है। कब, जब मुद्रा अस्फीति होती है, मुद्रा की अस्फीति होती है, यानी 88 का आपका बी करेक्ट आंसर है। 89 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस समिति के संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना से है। वर्मा समिति 1999 में जो हुई थी। 89 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इसी का संबंध आपका सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को पुनर्जीवन उसकी पुनर्संरचना से है। 89 का आपका करेक्ट आंसर है सी। 90 नंबर सवाल आता है आपका निम्न में कौन कथन सही है, तो बी सी आपका दोनों सही है। सामूहिक मांग व्यष्टिगत सामूहिक मांग समष्टिगत धारणा है। सामाजिक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। 90 का आपका डी करेक्ट आंसर है। 91 आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति अगर आपके ये सवाल पूछा जाए तो सी वेट आय हो जाएगा। और ये आपका कितने नंबर का सवाल है, 91 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 92 सवाल का। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका 92 का डी करेक्ट आंसर है। 93 नंबर सवाल आता है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन तथा रोजगार में संतुलन दशा निम्नलिखित कौन होता है, तो समग्र मांग वक्र, समाज पूर्ति, बाजार बराबर निवेश, अर्थात ये भी दोनों आपका करेक्ट आंसर है। 93 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 93 का सी। 94 नंबर सवाल आता है यदि उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.9 है तो गुणक क्या होगा, तो याद रखेंगे गुणक आपका 10 हो जाएगा। 94 का सी हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री के अनुसार बचत एक निजी वरदान है किंतु एक सामाजिक अभिशाप है। कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा था बचत एक निजी वरदान है किंतु एक सामाजिक अभिशाप है, तो किन्स आपका ये कहा था, ठीक है। किन्स अर्थशास्त्री उसी ने कहा था। 96 नंबर सवाल आता है कार्य के परिणाम के आधार पर बनाकर निर्मित होने वाला बजट कहलाता, तो जेंडर बजट कहलाता है। अर्थात आपका सवाल है 96 नंबर कार्य के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट कहलाता है, वह कहलाता है आपका जेंडर बजट, यानी कि 96 का एक करेक्ट आंसर है आपका। 97 नंबर सवाल आता है आपका न्यून मांग को ठीक करने के निम्न से कौन सा राजकोषीय उपाय है, तो सार्वजनिक वह है आपका न्यून मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय उपाय, यानी 97 का आपका डी आंसर हो जाएगा। और 98 नंबर सवाल आता है कि भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी थी, याद रखें भुगतान शेष की परिभाषा जो दी है बेनहम दी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी, तो बेनहम ने। 99 नंबर सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 99 नंबर आपका सवाल इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से सभी आपका कथन क्या है, सभी है, सही है,
शौक आता है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस संस्था का गठन हुआ? तो ए बी दोनों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी, विश्व बैंक का। 1944 में ब्रेटन वुड्स के द्वारा आपका क्या है, इन दोनों का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का गठन हुआ था। तो आपका ए बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का सी। आई होप आपको पूरी की पूरी आपको आंसर मिल ही गया होगा। अगर किसी को भी इसका अगर पीडीएफ लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 12 से संबंधित सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। आप तुरंत इस चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आप बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंचते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।